हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड आज चतुर्थ खंड का ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। चतुर्थ खंड के अंतर्गत दोस्तों पार्ट 3 वीडियो में आज हम देखने वाले हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जी हाँ, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से संबंधित जो आपका क्वेश्चन आएगा टोटल 10 नंबर का आने वाला है। और इसमें जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। और जो उप विषय है इसमें विशेष आवश्यकता वाले पहचान के जो बच्चे हैं इनकी पहचान करना, इनकी सुविधाएं, संस्थाएं और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं, टोटल 100 एमसीक्यू दोस्तों हम आपको कराने वाले हैं। और जो प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम, देखिए हमारे चैनल का नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से जा कर के भी और वीडियो सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको यहाँ कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम बचा है तो इसलिए आप लोग भी तैयारी उस लेवल से करिए, उस हिसाब से तैयारी करिए। फालतू की कंटेंट देखने से अच्छा है आप सटीक कंटेंट देखिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से संबंधित। दोस्तों ये है हमारा पार्ट 3 वीडियो और इसमें हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से संबंधित टोटल 100 एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। यहाँ पे ये सिलेबस है, इसको हमने सेपरेट कर दिया है। जो पूरा लार्ज अमाउंट ऑफ सिलेबस था उनमें से हमने सिर्फ एक पार्ट को ये निकाला है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे। टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। और इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस टॉपिक में कवर किए हैं कि जितने भी इसके उप विषय हैं, जितने सब टॉपिक हैं, सभी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अंत तक देखना है, लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। क्योंकि आप अगर एक बार हमारी ये वीडियो कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मैं चैलेंज करता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो में एक डीप लेवल से, मैं वीडियो में जो भी एमसीक्यू है उनको मैं डीप लेवल से उठाता हूँ और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से मतलब है वो क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनसे रिलेटेड बात हो रही है, जिनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, जो कि सामान्य बच्चों से एकदम अलग होते हैं, है ना। अब सामान्य बच्चों से अलग जैसे दिव्यांग बच्चों के अंतर्गत कौन कौन, जैसे जो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, थोड़ा सा माइंड उनका डिस्टर्ब होता है जिनको पागल टाइप में कहते हैं, इन बच्चों से रिलेटेड जो भी बात हो रही है तो इनसे संबंधित बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इनका जो प्राथमिक उद्देश्य है तो उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझकर उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान करना, यही प्राथमिक उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान कैसे करता है। जो टीचर होता है, आखिर इनको भी तो कोई ना कोई टीचर पढ़ाता होगा, तो वो टीचर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करता है। तो कैसे करता है, ऑप्शन दिया है बच्चे के शारीरिक लक्षणों के आधार पर, या बच्चे के सीखने की गति, व्यवहार और संप्रेषण कौशल का मूल्यांकन करके, या कि केवल अभिभावकों की रिपोर्ट के आधार पर, या मेडिकल जांच के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर। तो दोस्तों जो शिक्षक होता है, जिसको स्पेशल एजुकेटर कहा जाता है, जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो कैसे पहचान करते हैं, बच्चे की सीखने की गति, व्यवहार और संप्रेषण कौशल का मूल्यांकन करके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक संकेतक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पढ़ने, लिखने या गणितीय प्रक्रियाओं में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया
डिसलेक्सिया चूँकि एक प्रकार की बीमारी है, तो डिसलेक्सिया किस प्रकार की विशेष आवश्यकता से संबंधित है? श्रवण अक्षमता, मानसिक मंदता, भावनात्मक असंतुलन या सीखने में अक्षमता। तो दोस्तों जो डिसलेक्सिया है तो इसका जो संबंध है तो वो सीखने में अक्षमता से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी होती है? तो जो सबसे प्रभावी तकनीक होती है वो है मानक परीक्षण और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं कि मैंने किस लेवल से क्वेश्चन उठाया है, और सिर्फ उसी टॉपिक पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और कोई दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। टोटल 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, और 100 में से आपको सिर्फ 10 नंबर आपको गेन करना है ना। अगर आपको 10 नंबर प्राप्त करना है दोस्तों, तो आपको कम से कम 100 तो MCQ आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी MCQ हमने दिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और ये पूरे MP बोर्ड के हिसाब से जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके हिसाब से हमने तैयार किया है। और जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इसके अंदर ही आएंगे और इसी लेवल के आएंगे, ठीक। और हो सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन ना आए, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है ना। लेकिन अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, है ना। और हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पूरी वीडियो पूरे सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। हालांकि और करा भी दिए हैं, सिर्फ 2 ही 4 टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं कि जिनको हमने अभी कवर नहीं किया है, तो 2-3 दिन में उनको भी हम कवर कर देंगे, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा लगातार निर्देशों को समझने में कठिनाई महसूस करता है तो यह किस प्रकार की समस्या का संकेत हो सकता है? तो ये जो समस्या का संकेत है ये है संज्ञानात्मक अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? व्याख्यान आधारित शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, केवल गृह कार्य पर ध्यान देना, या दंड आधारित शिक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिगत शिक्षण योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा सामाजिक संपर्क से बचता है और संवाद करने में कठिनाई महसूस करता है तो यह संकेत हो सकता है, ये किसका संकेत हो सकता है? अगर कोई बच्चा सामाजिक संपर्क से बचता है या संवाद करने में कठिनाई महसूस करता है, बात करने में कठिनाई महसूस करता है, तो ये किसका संकेत हो सकता है? ये होता है आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, या इसको कभी कभी दोस्तों सोशल एंजाइटी भी कहते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन में आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार ना रहे, सोशल एंजाइटी रहे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसका आंसर सोशल एंजाइटी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने में शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए शिक्षकों की भूमिका? छात्रों के व्यवहार और सीखने के पैटर्न का नियमित अवलोकन करना चाहिए। यही एक शिक्षक की भूमिका है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को लिखने में अत्यधिक कठिनाई होती है और वह अक्षरों को उल्टा लिखता है तो यह किसका संकेत हो सकता है? ADHD, बौद्धिक मंदता, डिसलेक्सिया, या सुनने की अक्षमता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है बच्चे के सीखने और समझने की गति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ADHD। अब देखिए यहाँ पे ADHD है ना, और इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है। हो सकता है एग्जाम में आपसे ADHD का सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ दे, तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों में कौन सा लक्षण सामान्य होता है? जो कि ADHD से पीड़ित बच्चे होते हैं तो उनका सामान्य लक्षण क्या होता है? अब ऑप्शन है अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना, अत्यधिक ऊर्जा और असावधानी, धीमी सीखने की गति या अत्यधिक चुप रहना। दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर आप हमको कमेंट करिए और इसके बाद फिर आप देखिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा कि अत्यधिक ऊर्जा और असावधानी। जो ADHD से पीड़ित बच्चे होते हैं तो उनका सामान्य लक्षण ये होता है कि उनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो अत्यधिक होती है और असावधानी भी उनके अंदर बहुत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में सहायक नहीं होता है? मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, चिकित्सा परीक्षण, शिक्षक का व्यक्तिगत अनुभव या बिना परीक्षण के निष्कर्ष निकालना। तो जो सहायक नहीं होता है दोस्तों वो है बिना परीक्षण के निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान को प्रभावित कर सकता है? स्कूल का वातावरण, स्कूल का अनुभव और प्रशिक्षण, अभिभावकों का सहयोग या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो कारक हैं, है ना, तो बच्चों की पहचान को प्रभावित कर सकते हैं। स्कूल का वातावरण भी, शिक्षक का अनुभव और प्रशिक्षण भी, अभिभावकों का सहयोग भी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में सहायक होता है? तो यहाँ ऑप्शन है स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल, केवल शिक्षक की रिपोर्ट, छात्रों की लिखित उत्तर पुस्तिका या कक्षा में उनकी उपस्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा बातचीत में शब्दों को दोहराता है और अजीब तरह से बात करता है तो यह संकेत हो सकता है। ये किसका संकेत हो सकता है? ऑप्शन है भाषा अक्षमता, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, सामान्य संचार शैली या अधिक आत्मविश्वास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों, समावेशी शिक्षा अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों को एक साथ में पढ़ाया जाता है। यही है समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, किस कानून के तहत भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार जाहिर सी बात है कि एक ही ऑप्शन में है, इसलिए राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान में उपयोगी हो सकता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है बहुविषयक टीम द्वारा मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे है IQ परीक्षण, व्यवहार मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो विधि हैं, इन सभी विधियों का उपयोग करके और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जा सकती है। उनका IQ टेस्ट भी किया जाता है, उनका बिहेवियर का मूल्यांकन किया जाता है और शैक्षिक मूल्यांकन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस आयोग की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे है ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NCPCR, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होता है? यहाँ पे ऑप्शन है ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें खेलों में बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता है और जिसका नाम है पैरालंपिक गेम्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण प्रदान किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो एक है, लेकिन आपसे ये और तरह से भी इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या आप इसमें और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। ठीक है, और अभी इसका जो राइट आंसर है कि जो 4% आरक्षण दिया गया है तो ये दिया गया है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा में IEDSS का पूरा नाम क्या है? समावेशी शिक्षा में IEDSS का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। और कहीं कहीं दोस्तों आपको इसका जो फुल फॉर्म मिलेगा वो डिसेबल्ड तक तो मिलेगा और एट के बाद सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स भी मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में इस तरह से रहता है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, तो वो भी उसका राइट आंसर होगा और ये भी इसका राइट आंसर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म होता है वो यही होता है। मान लीजिए कि एग्जाम में अगर इस तरह से सेकेंडरी स्टेज नहीं रहता है, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स रहता है, तो आपको फिर उसमें टिक लगाना है। हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो डी का फुल फॉर्म है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डायनेमिक लिख दिया है। यहाँ डायनेमिक नहीं, अगर यहाँ पे होता कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, तो फिर ये इसका फुल फॉर्म हो जाता। लेकिन वहाँ पे चूँकि डी का जो है तो डायनेमिक लिख दिया है, इसलिए वो नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे जो करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा मूल्यांकन तरीका सबसे प्रभावी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है परियोजना आधारित मूल्यांकन, नियमित लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है परियोजना आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट बेस्ड जो इसका मूल्यांकन है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेटर की भूमिका क्या होती है? जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर वे होते हैं जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो भूमिका होती है वो क्या होती है? केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना, या विशेष बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो दोस्तों जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं ना, इनका जो मुख्य भूमिका है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो में आप लगातार बने रहें और कंटिन्यू देखिएगा और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्योंकि टॉपिक छोटा था तो हमने टोटल 100 क्वेश्चन में इसको समाहित कर दिया है। और आप 100 में बताइएगा कि आप 100 में कितने नंबर आपके गेन हुए हैं, कितने नंबर आपको मिले हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि वैकेंसी बहुत कम है, सीट बहुत कम है,
और इसमें कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये बात तो बहुत सही आप लोग बोल रहे हैं कि सीट की संख्या कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो दोस्तों इसमें बाजी वही मारेगा जिसकी तैयारी उस लेवल से होगी जिस लेवल से ईएसबी के द्वारा पूछा जाएगा, और ईएसबी के द्वारा वही पूछा जाएगा जो उसने सिलेबस में दिया है, और सिलेबस में जो दिया है वो किसी भी तरह से पूछ सकता है ना। इसीलिए आप देखते होंगे मेरी कोई भी वीडियो अगर मैं एक टॉपिक पर बनाता हूँ तो उसमें कम से कम 100 से ऊपर ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 100 से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपको मान लीजिए 12 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 12 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको 100 से 150 क्वेश्चन मैं उसमें सॉल्व करा देता हूँ। वो इसलिए कि ईएसबी बोर्ड किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछे, आपको उसमें हार नहीं मानना है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और ये तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि 200 वैकेंसी है तो 2 लाख फॉर्म पड़ते हैं, तो सिलेक्शन तो 200 लोगों का ही होगा। लेकिन हाँ, तैयारी अगर आपने कर ली है ना, तो ये तैयारी ऐसी है कि इस एग्ज़ाम के अलावा भी आपको अगले एग्ज़ाम में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये एक जीके टाइप का है, जनरल नॉलेज है। अगर जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग रहेगा तो जीके तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें से आपको हार नहीं मानना है, आपको मन लगा के तैयारी करना है, क्योंकि आपके टेंशन ना लेने और ना लेने से बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए टेंशन क्यों लेना यार, आराम से आप तैयारी करिए। हो सकता है कि इस वाले में भी आपका हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो आप अगले के लिए ट्राई करिए, और कर भी क्या सकते हैं, है ना। इसलिए हमेशा कूल रहिए और स्वस्थ मन से तैयारी करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाई गई ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है। मतलब जो ब्रेल लिपि है, जो ब्लाइंड लोगों के लिए होती है, जो अंधे होते हैं उनको पढ़ने के लिए जो किताब होती है उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो ब्रेल लिपि किसने बनाया है, ये बनाया है लुइस ब्रेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कानून दिव्यांग बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे समान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये जो है तो समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रभावी होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट मिले, और रिपीट इस तरह से नहीं मिलेंगे कि एज इट इज मिल जाएंगे। उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस तरह से पूछा गया है ये भी मायने रखता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को जैसा हमने कराया है ज़रूरी नहीं कि उसी फॉर्मेट में आए, उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। इसीलिए ठीक है, हमने 2-3 तरह से क्वेश्चन को रिपीट किया है और 2-3 तरीके से। अगला क्वेश्चन है, पारा स्पोर्ट्स क्या है। पारा स्पोर्ट्स क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारा स्पोर्ट्स क्या है, तो ये है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई में सहायता के लिए कौन सा टूल उपयोगी हो सकता है। व्हील चेयर, ब्रेल किताबें, या स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाती है। दीक्षा, स्वयं, ई पाठशाला, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है तो दिव्यांग बच्चों के लिए चलाया जाता है, या सभी के लिए चलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेंसरी थेरेपी किसके लिए उपयोगी होती है। तो जो सेंसरी थेरेपी है ये उपयोगी होती है ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पहल योजना का उद्देश्य क्या है। जो पहल योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है उन्हें विशेष कौशल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी किस प्रकार सहायक होती है। तो जो किस प्रकार सहायक होती है, स्पीच
मतलब बोलने की कला से, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलने और भाषा संबंधी विकास से। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई में कौन सा सबसे अच्छा लर्निंग ऐप हो सकता है? यूट्यूब, गूगल क्लासरूम, वॉइस ड्रीम रीडर या इंस्टाग्राम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वॉइस ड्रीम रीडर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? जो समावेशी शिक्षा है इसमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सभी बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार पढ़ाने की विधि। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है ना कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है, क्योंकि देखिए जो सामान्य बच्चा है तो वो सामान्य तरीके से पढ़ सकता है, लेकिन जो विशेष बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, तो सामान्य बच्चे की तरह नहीं पढ़ सकता। ठीक है, हो सकता है उसको देखने में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसको सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है वो मेंटल भी हो, है ना। तो एक ही तरह के सिलेबस से अगर आप पढ़ाएंगे सामान्य और दिव्यांग बच्चों को तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सभी छात्रों को उनकी ज़रूरत के अनुसार पढ़ाने की विधि होनी चाहिए, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए कौन सा विशेष शिक्षण तरीका उपयोगी होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मेंटल होते हैं, तो उनको जो एक विशेष शिक्षण तरीका है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उनको आप डायरेक्ट किताब से नहीं पढ़ा सकते, और उनके लिए जो टफ़ एग्ज़ाम है वो भी नहीं करवा सकते, मौखिक भी नहीं पढ़ा सकते। उनके लिए क्या है, एक्टिविटी करा करके और उनको सिखाना होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना कि दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रवेश देने के लिए भारत सरकार कौन सा आरक्षण देती है? 2% वाला, 4%, 6% या 10%? अभी पिछले क्वेश्चन में किए ना, इसका राइट आंसर है 4%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है कि उनके लिए जागरूकता और समर्थन देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि उन्हें सामान्य बच्चों के साथ मिलाकर शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य है? 3 से 5 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या 12 से 21 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन इसका बी 6 से 14 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में SSA कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? निःशुल्क शिक्षा, घर पर पढ़ाई की सुविधा या विशेष शिक्षकों की नियुक्ति या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चे होते हैं तो उनके लिए ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उनके लिए निःशुल्क शिक्षा भी होती है, घर पर उनके पढ़ाने की सुविधा होती है और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होती, जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होती है वो इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरणों में कौन सा शामिल नहीं है? श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, स्मार्टफोन या ब्रेल लिपि? तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो सहायक उपकरण है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? क्योंकि श्रवण यंत्र तो उनको चाहिए, हियरिंग एड, व्हील चेयर भी चाहिए, ब्रेल लिपि भी चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के बच्चों के लिए किया जाता है? ठीक है, तो अभी हमने पहले इसको बता दिया था कि देखने में असमर्थ बच्चे, मतलब जो
देखने में असमर्थ है, मतलब जो ब्लाइंड है, अंधे होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है, जिसे लुइस ब्रेल ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है? तो यहाँ पे है ऑप्शन है केवल मौखिक शिक्षण, मल्टी सेंसरी शिक्षण तकनीकी, केवल लिखित कार्य देना, या केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण। तो इसका राइट आंसर है मल्टी सेंसरी शिक्षण तकनीकी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको ये मोटिवेशन मिलता है और हमको ये समझ आता है कि आपको और किस लेवल का क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि हमने तो वही लेवल उठाया है जिस लेवल से एग्ज़ाम बोर्ड अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाला है। ठीक है, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको निराशा तो नहीं मिलेगी, है ना। सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, वो मेरिट लिस्ट में आना अलग बात है, लेकिन फेल तो नहीं होंगे, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर और ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो आप मेरिट में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको आप कमेंट करके हमको बताना है। और हाँ, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आप लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं। मैं अपने चैनल में देखता हूँ कि कुछ लोगों को कि जो 5 मिनट 10 मिनट तक वीडियो देखे फिर उनको लगा अरे यार ये तो सब ऐसा ही है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर सब कुछ ऐसा ही होता तो फिर इतनी मेहनत करके हम वीडियो आपके लिए क्यों बनाते। आप एक बार कंप्लीट वीडियो देखो तो सही, उसमें अगर कहीं दिक्कत होती है तो फिर मेरे को बताओ, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और जो रिप्लाई करने लायक होते हैं, जिनको कुछ दिक्कत होती है तो मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए कौन सा विशेष शिक्षण उपकरण उपयोगी हो सकता है? जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं तो उनके लिए सबसे विशेष शिक्षण उपकरण उपयोगी क्या है? ऑप्शन है श्रवण यंत्र, चित्र आधारित संचार प्रणाली, गणितीय कैलकुलेटर या चश्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र आधारित संचार प्रणाली, जिसको पैक्स कहते हैं, PECS, पैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुविधा हेतु सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपकरणों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है ब्रेल किताबें, व्हील चेयर, लैपटॉप या मोटरसाइकिल। तो इसका आंसर तो पहले से ही दिख रहा है दोस्तों कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल की क्या ज़रूरत है। बाकी चीज़ें ज़रूरी है, ब्रेल लिपि की किताबें ज़रूरी है, व्हील चेयर ज़रूरी है, लैपटॉप ज़रूरी है, पर मोटरसाइकिल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल। अगला क्वेश्चन है, विकलांगता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि जो विकलांगता प्रमाण पत्र बनता है, डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट जो जारी होती है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्कूल प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर निगम या जिला कलेक्टर, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल, है ना। जो मान्यता प्राप्त अस्पताल होते हैं राज्य सरकार द्वारा, उनके द्वारा जो है तो विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी परीक्षा प्रणाली बेहतर मानी जाती है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ओपन बुक परीक्षा या उनकी ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित परीक्षा। तो दोस्तों, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो बेहतर एग्ज़ाम सिस्टम होता है वो है कि उनकी ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित परीक्षा होनी चाहिए। वो क्यों इस तरह से होना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कोई जो दिव्यांग बच्चे होते हैं तो किसी भी तरह से दिव्यांग हो सकता है। अगर जो मान लीजिए कि ब्लाइंड है, अंधा है, अब उसका अगर आप मान लीजिए कि उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं और नॉर्मल पेपर में ले लिए या कि लिखित परीक्षा में ले लिए, तो वो कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। अगर आप बोल कर भी लिखेंगे तो भी वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो ब्रेल लिपि के हिसाब से हुई है। इसीलिए हर दिव्यांग बच्चों को उनकी ज़रूरत के अनुसार और उनके अनुकूल परीक्षा सिस्टम होनी चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
उनकी ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यरत प्रमुख संस्कारी संस्था कौन सी है? ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान। ठीक है, NIVH, इसको राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दी गई है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, जिसको NIVH कहते हैं, अब राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD के नाम से जाना जाता है और यह संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो जो NIVH है इसका नाम बदल के और NIEPVD हो गया है और ये जो संस्थान है तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है, और यह एक सरकारी संस्थान है जो क्या काम करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यरत है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य है दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान एवं पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यरत एलिम्को, मतलब फुल फॉर्म है इसका आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए, भारत में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए जो कार्यरत है एलिम्को, तो इसका जो काम होता है ना, वो है कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का निर्माण करना। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है और इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे पहला तो यही कि एलिम्को का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल लाइम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है। ये काम क्या करती है? तो ये जो आर्टिफिशियल जो पार्ट होते हैं ना, कृत्रिम अंग होते हैं और जो सहायक उपकरण होते हैं दिव्यांग बच्चों से संबंधित, वो डिवाइसेस बनाती है ये संस्थान और कृत्रिम अंग बनाती है ना, जैसे किसी का हाथ टूट गया, पैर, इस तरह से कृत्रिम अंग बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? तो इनके लिए सभी प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, विशेष स्कूलों की स्थापना और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दोस्तों, इनको रिजर्वेशन कोटा इनका अलग से होता है, विकलांग कोटा, और इनके लिए विशेष स्कूल जो स्पेशल स्कूल होती हैं ये भी होती हैं और इनकी जो शिक्षा है वो निःशुल्क होती है और अनिवार्य होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए NIEPMD मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कार्यरत प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है NIVS, AYJNISHD, NIMHANS या IGNOU। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है AYJNISHD। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक काम दे रहा हूँ कि ये जो इसका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म आपको हमें कमेंट करके बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक, चाहे आपको जहाँ से मिले ढूंढ के आप दीजिए, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नेशनल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेशनल ट्रस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक मंदता और आत्म केंद्रित से प्रभावित बच्चों की देखभाल और पुनर्वास करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दृष्टिहीन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि से संबंधित प्रमुख संस्था कौन सी है?
तो ब्रेल लिपि से संबंधित प्रमुख संस्था कौन सी है? NIVH। NIVH जो है तो ब्रेल लिपि से संबंधित प्रमुख संस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दिव्यांग बच्चों के लिए? इसका मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांग बच्चों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई में सहायक NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1989 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चलाए जाने वाले समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? ठीक है, जो समावेशी शिक्षा कार्यक्रम है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है IEDSS, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पे आपको मिल गया ना कि जो IEDSS है तो इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, और इसके पहले जो फुल फॉर्म आपने देखा था IEDSS का तो उसका फुल फॉर्म क्या था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड सेकेंडरी स्टेज था। और यहाँ पे हमने बताया था ना कि आपको क्वेश्चन में दो तरह से मिल सकता है, सेकेंडरी स्टेज भी मिल सकता है और सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट भी मिल सकता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहता है तो आपको टिक कर देना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए डीफ ब्लाइंड श्रेणी के बच्चों के पुनर्वास हेतु कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर है सेंस इंटरनेशनल इंडिया। सेंस इंटरनेशनल इंडिया है जो डीफ ब्लाइंड श्रेणी के बच्चों के लिए पुनर्वास हेतु कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सुगम्य भारत अभियान मतलब एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीन बच्चों के लिए बनाई गई प्रमुख डिजिटल लाइब्रेरी कौन सी है? ऑप्शन है ई ज्ञान कोश, डेजी, NPTEL और ई पाठशाला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डेजी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों डेजी का भी फुल फॉर्म आपको ढूंढ के बताना है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि डेजी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए IIT दिल्ली द्वारा विकसित स्मार्ट उपकरण का नाम क्या है? अभी हाल ही में IIT दिल्ली द्वारा एक विकसित स्मार्ट डिवाइस विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है जो दिव्यांग बच्चों के लिए है? ऑप्शन है स्मार्ट व्हील चेयर, स्मार्ट स्टिक, डिजिटल पाठ्य पुस्तक या बायोनिक हाथ। इसका राइट आंसर है स्मार्ट स्टिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा नामक मोबाइल ऐप किसके लिए विकसित किया गया है? तो रक्षा नामक मोबाइल ऐप जो है तो ये आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मित्रा रोबोट किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो मित्रा रोबोट है तो किस उद्देश्य से बनाया गया था कि दिव्यांग बच्चों के लिए संवाद सहायता करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित परामर्श कार्यक्रम का नाम क्या है? जो दिव्यांग बच्चों के माता पिता हैं उनके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो उस कार्यक्रम का जो नाम है वो क्या है? संवाद प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में SMSA कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुगम्य भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुगम्य भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग अनुकूल बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा विशेष घटक शामिल किया गया है? तो क्या किया गया है? समावेशी शिक्षा। जो समग्र शिक्षा अभियान है इसके तहत दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का एक मुख्य घटक शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि नवजात और स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए IEDS योजना किस कार्यक्रम के में समाहित की गई है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज है, तो ये किस कार्यक्रम में समाहित की गई है? ये समाहित की गई है समग्र शिक्षा अभियान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और लास्ट तक देखिएगा और टोटल हमको बताइएगा कि आपके इस 100 में से टोटल कितने नंबर आए हैं और कितने नंबर आपके गलत हुए हैं। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए दोस्तों, तो हो सकता है कि आपकी वजह से और किसी का भी भला हो जाए, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समग्र शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय निधि ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय निधि ट्रस्ट का जो मुख्य कार्य है वो है दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास और देखभाल के लिए योजनाएं चलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता देने के लिए कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है? तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं कि कौन सी हेल्पलाइन नंबर है जो दिव्यांग बच्चों के सहायता के लिए जारी की गई है। तो वो इसका राइट आंसर है 14456। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई छात्रवृत्ति योजना कौन सी है? तो जो छात्रवृत्ति योजना है वो कौन सी है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रधानमंत्री मेधावी छात्र योजना है, ये जो टॉपर होते हैं उनके लिए मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे चूँकि बीमा की बात हो रही है और ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि बीमा शब्द कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांग जनों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ वित्त से संबंधित काम के लिए पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना। जो पेंशन मिलता है ना दिव्यांग बच्चों को, ठीक है, इनकी जो वित्तीय सहायता मिलती है, तो ये इसका मुख्य कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, जिसको शॉर्ट में NHFDC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? अब देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो आप जाहिर सी बात है गलत करके आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपके कुछ एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप इसमें से किसको टिक करते? सुगम भारत अभियान, सक्षम भारत अभियान, सशक्त भारत मिशन या समावेशी भारत योजना? आप एक बार इसका क्वेश्चन वीडियो पॉज करके और इसका आंसर आप हमको कमेंट करिए। इसके बाद फिर देखिए कि आपके द्वारा जो कमेंट किया गया
क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बाद में एडिट मत कर दीजिएगा कि गलत हो गया तो उसको एडिट कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। आप वीडियो पॉज करके और इसका राइट आंसर कमेंट करिए। अगर आप क्या तुक्का लगाएंगे, ठीक भी अगर करेंगे तो, और अगर नहीं ऐसा करेंगे तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगम्य भारत अभियान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किन बच्चों को लाभ दिया जाता है। मतलब किन बच्चों को, मतलब जिनकी उम्र कितने से कितने बीच होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है 0 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए दृष्टिहीन सहायता योजना का उद्देश्य क्या है। तो दृष्टिहीन सहायता योजना का जो उद्देश्य है वो है कि दृष्टिहीन बच्चों को ब्रेल और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी नई पहल की गई है। तो ये पहल की गई है समावेशी कक्षाओं को अनिवार्य करना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है तो इसमें ये विशेष पहल की गई है कि समावेशी कक्षाओं को अनिवार्य करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, मतलब PMRF प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किस क्षेत्र में अवसर प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ रिसर्च से संबंधित है ना, अनुसंधान से संबंधित है, तो यहाँ जिस भी ऑप्शन में अनुसंधान या रिसर्च होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा में अनुसंधान में, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सी डिजिटल पहल की गई है। ई पाठशाला, विशेष ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल ब्रेल लिपि लर्निंग या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दृष्टिहीनता की रोकथाम और इलाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी दोस्तों 2016 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्षम भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। तो सक्षम भारत अभियान का उद्देश्य है कि दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में समावेशित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। तो ये होती है शिक्षा मंत्रालय की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विशेष रूप से किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया है। तो ये लागू किया गया है कि मानसिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए चिकित्सा सहायता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता की कुल कितनी श्रेणियां निर्धारित की गई है। मतलब कितने प्रकार के दिव्यांगता की कैटेगरी बनाई गई है दिव्यांगजन अधिनियम 2016। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 21। और 21 से पहले टोटल 7 श्रेणियां बनाई गई थी, लेकिन बाद में फिर इसको बढ़ा करके 21 कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी मेंटल रिटार्डेशनल एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, बहुत लंबा चौड़ा इंग्लिश है, किस वर्ष पारित हुआ। तो ये पारित हुआ दोस्तों 1999 में। ठीक है, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा क्या होता है। बस ये है कि 1999 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिव्यांग बच्चों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है दिव्यांग बच्चों को डिजिटल तरीके से डिजिटल तकनीक से जोड़ना।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्वास परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था दोस्तों 1993 में। ठीक है, पारित हुआ था दोस्तों 1992 में, लेकिन जो लागू हुआ था वो 1993 में लागू हुआ था। तो मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में 1993 ऑप्शन नहीं रहता है तो 1992 अगर रहता है तो आपको 1992 लगा देना है, क्योंकि जो पारित हुआ था ना, क्योंकि पारित होने के बाद तो लागू होता है, तो पारित हुआ था 1992 में, लेकिन लागू हुआ था, और यहाँ चूँकि लागू की बात पूछ रहा है तो जो लागू हुआ था वो 1993 में लागू हुआ था। ठीक, पर अगर आपके ऑप्शन में नहीं रहता है 1993, 1992 बस रहता है तो आपको 1992 में टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, सुगम्य पुस्तकालय एक्सेसिबल लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, सुगम्य पुस्तकालय कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों के लिए ई बुक्स और ऑडियो बुक्स उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है दिव्यांगजनों को रोजगार और रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। दिव्यांगजन कौशल विकास योजना का जो उद्देश्य है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में क्या प्रमुख सुधार किया गया है? ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है ना, तो अभी इसके पहले भी पूछा गया था और अभी भी पूछा जा रहा है। ठीक है, जो प्रमुख सुधार है वो यही है, उपरोक्त सभी समावेशी कक्षाओं को अनिवार्य बनाया गया है, विशेष शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है, दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया है। ये सभी जो है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रमुख सुधार किया गया है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित शिक्षा नीति के तहत कौन सी प्रमुख सुविधा दी जाती है? तो इसका भी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, दृष्टिहीन बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलना और दृष्टिहीन बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग टूल्स प्रदान करना, मतलब उपरोक्त सभी जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित शिक्षा नीति है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं। अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए हैं 100 में से, और जो गलत हुए हैं तो वो क्यों गलत हुए हैं, उसका क्या वजह है गलत होने का। ठीक है, चलिए अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमको बेशक कमेंट कर सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए। और हाँ, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल में ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक पूरे सिलेबस का वीडियो है MCQ हम आपको उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।